नमस्कार दोस्तों, आज हम 2022 की एक अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म को कवर करेंगे जिसका नाम मेन्यू है। मार्गोट मिल्स एक सिगरेट जलाता है क्योंकि शिनार्ड टॉयलर लेडफोर्ड अंधेरे में एक निजी धनुष के आने की प्रतीक्षा करता है। टॉयलर मार्गो से धूम्रपान न करने के लिए कहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह अपने स्वाद कलियों को बर्बाद करे, खासकर आज रात। आज उनके लिए एक बड़ा दिन है। विशिष्ट मेहमानों के एक समूह के साथ टॉयलर और मार्गो को हॉथोन में एक उत्तम रात्रिभोज के जीवन भर के अनुभव के लिए आमंत्रित किया गया है, जो सेलिब्रिटी शेफ जूलियन स्लोइक द्वारा संचालित एक विशेष बढ़िया भोजन रेस्तरां है और यह एक निजी द्वीप पर स्थित है। इस अनुभव की कीमत प्रति व्यक्ति $1250 है, जिसमें द्वीप तक नाव की सवारी भी शामिल है। नौक पर चढ़ने वाले अन्य अतिथि सभी अमीर हैं। पहले एक जोड़ी रिचर्ड और लेव ब्रांट है जो नागफनी के नियमित हैं। इसके बाद लिलियन ब्लूम नाम की एक खाद्य समीक्षक और उनके संपादक टेड, एक पूर्व फिल्म स्टार जॉर्ज डियाज और उनके निजी सहायक फेलिसिटी लिन हैं। और अंत में 3 अप्रिय व्यापार भागीदार डेव, सोरेन और ब्रायस जैसे ही हर कोई नौक से उतरता है। उनका स्वागत एल्सा द्वारा द्वीप पर किया जाता है, जो इस प्रक्रिया में रेस्तरां कप्तान है। यह पता चलता है कि वेस्टरवेल टॉयलर की पूर्व प्रेमिका वह थी जो आने वाली थी, लेकिन चूंकि वे हाल ही में आए हैं टूट गया। वह लाया है मार्गो उसकी रात के लिए नियमित होने की तारीख है। तुला और युगल सीधे रेस्तरां में जाते हैं, जबकि एल्सा समूह को द्वीप का भ्रमण कराती है। वह उन्हें बताती है कि नागफनी द्वीप 12 एकड़ का जंगल और चारागाह है और वे खुद उपज की कटाई करते हैं। वो उन्हें स्मोक हाउस और रहने वाले क्वार्टर के आसपास दिखाती है, जहां सभी कर्मचारी एक बड़े परिवार के रूप में रहते हैं। इसके अलावा एल्सा उन्हें बताती है कि उनका काम सुबह 6 बजे शुरू होता है और सुबह 2 बजे खत्म होता है। जबकि रेस्तरां के रास्ते में टॉयलर उससे एक पहाड़ी पर एक झोपड़ी के बारे में पूछता है और एल्सा कहती है कि यह वह जगह है जहां महाराज रहते हैं। जब टॉयलर उत्सुकता से पूछता है कि क्या वे उस जगह को देख सकते हैं, तो वह जवाब देती है कि शेफ की कुटिया के अंदर कर्मचारियों को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद वे रेस्तरां में पहुंचते हैं और एक विशाल घूमने वाले दरवाजे से प्रवेश करते हैं। पत्ती के चूहे पहले से ही बैठे हैं और एक बूढ़ी औरत अकेली पी रही है। एक कोने की मेज पर सभी सम्मानित अतिथियों को उनके आसन दिखाए जाते हैं। एल्सा ने उन्हें सूचित किया कि वे रसोइयों को काम करते देखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यह भी याद दिलाती है कि वे अपने व्यंजनों की तस्वीरें न लें। वह उन्हें बताती है कि रसोइया दृढ़ता से महसूस करता है कि उसकी कृतियों में सुंदरता उनके अल्पकालिक स्वभाव में निहित है। तभी जूलियन किचन में अपने रसोइयों का काम देखता हुआ दिखाई देता है, और जब ऐसा उन्हें टॉयलर की अपंजीकृत तारीख के बारे में बताती है, तो जूलियन युवा जोड़ों की मेज पर उन्हें एक अजीब नजर से देखता है। सब प्रत्येक टेबल पर मसालेदार ककड़ी, तरबूज, दूध, बर्फ और चार लेस लाते हैं। जैसे ही लिलियन ने एक शुद्धावर्धक का स्वाद चखा, वह जॉर्ज की मेज पर अपनी समालोचना से शुरू करती है। फेलिसिटी ने अपने काम के फोन कंपनी के क्रेडिट कार्ड और हस्की को जॉर्ज के ठीक सामने रखा और कुछ लोगों से उसे टॉयलेट की टेबल पर वापस जाने देने के लिए कहा। उसके मुंह से जितनी अधिक बातें निकलती हैं, उतना ही अधिक मार्गो को पता चलता है कि टॉयलर जूलियन को आदर्श मानता है और अपने भोजन में कुछ ज्यादा ही है। इस बीच पहले कोर्स परोसने से पहले रेस्तरां में हर मेहमान को ध्यान से देखते हुए जूलियन भोजन का स्वाद चखता है और उसे मंजूरी देता है, और इस ताली की गड़गड़ाहट के साथ जूलियन मेहमानों का स्वागत करता है और उन्हें सिर्फ खाना नहीं खाने के लिए कहता है। वो चाहता है कि वे व्यंजनों को चखें और उनका स्वाद लें। अब पहले पाठ्यक्रम को द्वीप कहा जाता है। इसमें तट से चट्टानों पर लगाए गए द्वीप के चारों ओर के पौधे शामिल हैं, जो जमे हुए फिल्टर्ड समुद्र के पानी में ढके हुए हैं, और हर कोर्स के साथ वे मेहमानों की सेवा करते हैं। महाराज भोजन के बारे में पहले से बात करते हैं। जूलियन बात करता है कि कैसे प्रकृति कालातीत है और इसकी तुलना में हम मनुष्य केवल कुछ भी है जैसे द्वीप, और इसके पोषक तत्व पहले से ही बाहरी प्रभावों के बिना अपनी पूर्ण स्थिति में हैं। जूलियन के एक आलाप के अंत में टॉयलर को आंसू लाया गया है। उसे डर है कि पकवान के बारे में बताते समय अनजाने में उसे बाधित करने के लिए शेफ उस पर पागल हो सकता है। टॉयलर यहाँ आकर बहुत उत्साहित है, और चेतावनी के बावजूद वह खाने से पहले व्यंजनों की तस्वीरें लेता रहता है। इस बीच फेलिसिटी जॉर्ज से भोजन के बारे में और अधिक वर्णन करने के लिए कहती है, क्योंकि यह उनकी यात्रा के फूड शो के लिए काम आ सकता है। लेकिन जॉर्ज सिर्फ खाना और शांति खाना चाहता है। तीनों साथी भोजन की आलोचना करते हैं और इसकी तुलना उसके घर के रसोइये के भोजन से करते हैं। वे इस रेस्तरां में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वे इस बढ़िया भोजन रेस्तरां में जाने के बारे में डींग मार सकते हैं। एक ही समय पर एल्सा उनकी बातचीत सुनने के लिए टेबल दर टेबल घूमती रहती है। अब दूसरे कोर्स के लिए जूलियन बताते हैं कि कम उम्र से ही रोटी मानव जीवन का हिस्सा रही है और इसकी सरल सामग्री के
कारण यह हमेशा आम आदमी का भोजन रहा है, लेकिन चूंकि वह मेहमानों को किसान नहीं मानते हैं, इसलिए वह उन्हें एक बेदम रोटी की थाली परोसते हैं जो दिलकश संगत के साथ आती है, लेकिन रोटी नहीं। मेहमान पहले थाली से चकित होते हैं, लेकिन वे इससे आहत होते हैं। लिलियन ध्यान से अपनी प्लेट को देखती है और इमल्शन के थोड़े टूटे होने के बारे में टिप्पणी करती है, जबकि बाद में वह टेड को बता रही है कि वह अपनी रोटी और खमीर खुद बनाती है और एल्सा टूटे हुए इमल्शन का एक बड़ा कटोरा शेफ स्लोविक के सौजन्य से लेकर आती है, यह पूछकर कि क्या वह जानती है कि वे कौन हैं। लेकिन अन्यथा यह उनकी टिप्पणियों के लिए एक चूहे का गधा नहीं देता, क्योंकि उनका मानना है कि यह चूहों एसएस के लिए अपमानजनक होगा, भले ही आनंद लेने के लिए बहुत कुछ न हो। टॉयलर को अभी भी परोसी जाने वाली स्वादिष्ट संगत पसंद है। उनका मानना है कि यह मेनू की अवधारणा है और शेफ एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। मार्गो दिलचस्पी नहीं लेता है और प्लेट से कुछ भी करने की कोशिश करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जूलियन उनकी मेज पर चला जाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। वो उसे बताती है कि खाने के लिए कोई खाना नहीं है और खंडन करती है कि उसके पास यह तय करने का विकल्प है कि क्या खाना है और कब खाना है। अब तीसरे कोर्स को मेमोरी कहा जाता है। जूलियन ने बूढ़ी औरत को अपनी मां के रूप में पेश किया और स्मृति लेन पर चल रहा था। चूंकि वह सिर्फ एक बच्चा था, जूलियन ने अपने पिता की जांघ में रसोई की कैंची से वार किया, लेकिन उसने खुलासा किया कि उसे अपने पिता के गले में छुरा न मारने का पछतावा है। इस बिंदु पर मेहमान उसके बैक स्टोरी से चकित हैं। फिर मेहमानों को स्मोक्ड चिकन जानवरों के रूप में विशेष टैकोस के साथ कब्र की छवियों के भीतर परोसा जाता है। भोजन आलोचकों के टैकोस में उस रेस्तरां की छवियां होती हैं जिसकी उन्होंने समीक्षा की है, और फिल्म अभिनेताओं की टैकोस में उनकी सबसे बड़ी फ्लॉप का विवरण है। और इसी तरह बिजनेसमैन टैकोस में उनके अवैध बैंक खातों का विवरण होता है। उन्होंने तुरंत एल्सा को फोन किया और पूछताछ की कि उन्हें यह जानकारी कैसे मिली, और यहाँ तक कि जगह को बंद करने की धमकी भी दी, लेकिन एल्सा उन्हें बताती है कि यह आवश्यक नहीं होगा और वह चली जाती है। इस बीच टॉयलर के टैको में उस रात के पहले चुपके से व्यंजनों की तस्वीरें लेते हुए उसकी एक तस्वीर है। वह घबरा जाता है और सोचता है कि क्या उसे जाकर शेफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके चारों ओर यह सब अजीबता मार्गो को परेशान नहीं करती है और वह कर्मचारियों को उन टैकोस को वापस भेजने के लिए बुलाती है, लेकिन टॉयलर ने उसे यह कहते हुए थप्पड़ मार दिया कि यह वह है जो आज रात भोजन के लिए भुगतान कर रहा है। टॉयलर के व्यवहार से मार्गो आहत है और जैसे ही वह धूम्रपान करने के लिए वेंटिलेटर खोलती है, वैसे ही वह वॉशरूम चली जाती है। जूलियन वॉशरूम के अंदर यह पूछने के लिए आता है कि वह वास्तव में कौन है। मार्गो शांति से उन्हें बताता है कि उसका नाम मार्गोट मिल्स है, लेकिन जूलियन उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है और उससे वही सवाल फिर से पूछता है। चौथी कोर्स के लिए फर्श पर एक कपड़ा बिछाया जाता है और कर्मचारी उसे सजाने लगते हैं। जूलियन अपने सहायक शेफ जेरेमी लाउडन को भीड़ से मिलवाता है। वह जेरेमी को बहुत अच्छा मानता है, लेकिन यह महसूस करता है कि वह अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिभा को चाहने के लिए कभी भी महान नहीं हो सकता। जूलियन का कहना है कि दूसरों को खुश करने के लिए सब कुछ करने के बाद भी वे अपना जीवन अस्त व्यस्त कर लेते हैं। जब जूलियन इस चौथे पकवान को जेरेमी की गंदगी कहता है, तो वह बंदूक निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। अब मेहमानों के बीच चीख पुकार मच जाती है और वे घबरा जाते हैं, लेकिन टॉयलर कुछ हद तक शांत लगता है। जूलियन समझाने की कोशिश करता है कि यह सब मेनू का हिस्सा है, लेकिन मेहमान भ्रमित है कि क्या यह असली है या सिर्फ एक बेवकूफी भरी शरारत है। लिलियन आवाज देने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ एक स्टंट है और जल्द ही व्यंजन परोसे जाते हैं और जूलियन सभी को इस पागलपन से भरपूर खाने का आदेश देता है। रिचर्ड अपनी पत्नी के साथ जाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन एल्सा कहती है कि द्वीप छोड़ने के लिए कोई नाव नहीं है। हालांकि रिचर्ड एक मफिन की तरह दिखने वाली लड़की द्वारा धमकाने से इनकार करता है और किसी भी तरह द्वीप छोड़ने पर जोर देता है। परिणाम स्वरूप रेस्तरां के कर्मचारी उन्हें पकड़ लेते हैं और अपनी अनामिका को काट देते हैं। मार्गो विश्वास नहीं कर सकता कि टॉयलर इसमें भी खा सकता है परिस्थिति। शेफ फिर मेहमानों को याद दिलाता है कि जो कोई भी जगह छोड़ने और शाम को बाधित करने की कोशिश करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। तुरंत उसके बाद जूलियन ने मार्गो को अपने साथ रसोई में चलने के लिए कहा और एक बार फिर पूछा कि वह वास्तव में कौन है। वो उसे बताता है कि रात के लिए मेनू सावधानी पूर्वक नियोजित किया गया है, लेकिन मार्गो को सब कुछ खराब करने वाला नहीं माना जाता है। जूली ने खुलासा किया कि वे सभी आज रात मरने वाले हैं, लेकिन उसे यह तय करने की जरूरत है कि वह किस पक्ष के साथ मरना चाहती है। इसके बाद वह मार्गो को जवाब देने के लिए 15 मिनट का समय देता है। जैसे ही वह वापस अपनी सीट पर लौटती है, वो टॉयलर को थप्पड़ मारती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ब्रेक के लिए उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। पाठ्यक्रमों के बीच मेहमानों को उनके तालू को साफ करने के लिए एक विशेषता परोसी जाती है। जूलियन ने भीड़ से पूछा कि क्या उनके पास उनसे कोई सवाल है, और एक आदमी ने किसी से पूछा कि वह यह सब क्यों कर रहा है। जूलियन उन्हें चखने की अवधारणा के अवयवों के रूप में खुद के बारे में सोचने के लिए कहता है। वह उन केंद्रों को अपनी माँ से शुरू करता है, जो अभी भी एक शराबी है।
भोजन समीक्षक को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था क्योंकि वह अपनी खराब समीक्षाओं के साथ कई रेस्तरां बंद करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि उसका संपादक उसके पागल विचारों के लिए हाँ आदमी होने का दोषी है। दूसरी ओर नियमित ग्राहक होने के बावजूद ली ब्रांड दंपति इस रेस्तरां में एक भी व्यंजन का नाम नहीं बता सकते। इस जोड़े ने कभी कला के काम की सराहना नहीं की जिसे शेफ ने अपनी प्लेटों पर रखा। जूलियन के सस्ते निवेशक डॉग फेरिक नाम के, जो द्वीप के साथ साथ रेस्तरां का मालिक है, जो समुद्र के ऊपर बाहर प्रदर्शित होता है। जूलियन डग की गलती के अनुसार नागफनी के लिए एक प्रतिस्थापन के लिए पूछना और सबकी आंखों के ठीक सामने था। डॉग को डूबने के लिए छोड़ दिया गया है। मार्गोट को आवंटित समय खत्म हो गया है और एक बार फिर उसे ऑफिस बुलाया गया है। जूलियन उसे निर्णय लेने के लिए कहता है, लेकिन मार्गो उन्हें बताता है कि वह इस जगह से संबंधित नहीं है और कुछ लोगों से उसे जाने देने के लिए कहा। हालांकि जूलियन जानना चाहता है कि वह रिचर्ड से कैसे संबंधित है। अंत में मार्गो ने खुलासा किया कि वह उसके लिए सिर्फ एक अनुरक्षक थी और उसका असली नाम हारून है, जिसे सुनकर जूलियन महिला के साथ सहानुभूति रखता है और उसे बताता है कि उसके पास बुरे ग्राहकों का हिस्सा भी है। जब मार्गो ने उससे पूछा कि क्या उसे अभी भी ग्राहकों की सेवा करने में आनंद आता है, जूलियन ने खुलासा किया कि वह ईमानदारी से अगली डिश लाने से पहले अतीत की तरह लोगों के लिए खाना बनाने की प्रेरणा नहीं रखता है। जूलियन टॉयलर से पूछता है कि वह इस रेस्तरां में पहले स्थान पर क्यों है। टॉयलर शांति से उसे बताता है कि वह लंबे समय से इस रेस्तरां में खाना चाहता था और भले ही हम जानते थे कि रेस्तरां में हर कोई मरने वाला था, वह इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत 2 सीटें बुक कर ली। टॉयलर ने यह भी कबूल किया कि उसने हारून को अपने साथ रखने के लिए काम पर रखा था क्योंकि उसने 2 लोगों के लिए एक टेबल बुक की थी, लेकिन उसकी प्रेमिका ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया और कंपनी के बिना बुकिंग रद्द हो जाती। हारून आग बबूला हो जाता है और टॉयलर पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन रेस्तरां के कर्मचारी जल्दी से हस्तक्षेप करते हैं और उसे शांत करते हैं। अगले कोर्स के लिए सभी को बाहर ले जाया जाता है। कैथरीन नाम का एक अन्य सहायक शेफ आगे आता है और खुलासा करता है कि जूलियन ने कई बार उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। वो अगले पाठ्यक्रम आदमी की मूर्खता का परिचय देती है क्योंकि वह जूलियन की जांघ और हडसन पर वार करती है। पुरुष भोजनकर्ताओं को भागने की पेशकश की जाती है। उन सभी को 45 सेकंड का हेड स्टार्ट मिलता है, लेकिन फिर भी उनमें से हर एक को पकड़ लिया जाता है और रेस्तरां में वापस लाया जाता है, जबकि पुरुष भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। महिलाओं को वैसे ही परोसा जा रहा है जैसे वे कैथरीन की कुकिंग स्किल्स की तारीफ कर रही हैं। वह बताती है कि रेस्तरां में सभी को मारना वास्तव में उसका विचार था। तब जूलियन ने मार्गोट से मिठाई के लिए आवश्यक बैरल लाने के लिए कहा। स्मोक हाउस की चाबी मिलने के बाद वह बैरल लेने जाती है और शेफ के नरसंहार में घुसने के लिए अपना समय लेती है। हालांकि एल्सा वहां उस पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रही है और वह सोचती है कि मार्गो उसकी जगह ले सकता है। फिर वे एक झगड़े में पड़ जाते हैं जहां मार्गोट ने गलती से चाकू से दूसरे का गला दबा दिया। मार्गोट एल्सा से चाबी लेती है और बंद कमरे में प्रवेश करती है जहां वह जूलियन की उपलब्धि और तस्वीरें देखती है, लेकिन केवल एक चीज जो उसकी आंख को पकड़ती है वह है युवा जूलियन चीज़बर्गर बनाते समय खुश दिख रहा है। जैसे वह चारों ओर देखती है, वह एक रेडियो देखती है और मदद के लिए कॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद मार्गो एक बैरल के साथ रेस्तरां में वापस आता है और इसके तुरंत बाद उन्हें एक नाव के आने की आवाज सुनाई देती है। जब कोस्ट गार्ड घटनास्थल पर आता है तो जूलियन तुरंत उसे आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वह अभिनेता को पहचानता है तो कोस्ट गार्ड उससे उसका ऑटोग्राफ मांगता है। भयभीत अभिनेता खुशी से बाध्य होता है, लेकिन एक हस्ताक्षर के बजाय वह लिखता है कि उसने कागज के एक टुकड़े पर मेरी मदद की। जैसे वह जाने वाला है, कोस्ट गार्ड बंदूक निकालता है और शेफ को गोली मारने की धमकी देता है। इस समय सभी मेहमान सोचते हैं कि वे बच गए हैं और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए अधिकारी जूलियन के आदमियों में से एक निकला। वह एक खिलौना बंदूक निकालता है और एक मोमबत्ती जलाता है। अंतिम उपाय के रूप में जूलियन का ध्यान खींचने के लिए मार्गो खड़ा होता है और ताली बजाता है। वह उससे कहती है कि उसे उसका खाना पसंद नहीं है और वह उसे वापस भेजना चाहेगी। वह उसे बताती है कि बिना प्यार के बने व्यंजन के रूप में खाने के बाद भी वह भूखी है। मार्गोट उसे इस तथ्य से मारता है कि वह शेफ के रूप में अपना एकमात्र काम करने में विफल रहा। लोगों को भोजन परोसता है जिसे वे वास्तव में यह सुनना पसंद कर सकते हैं। जूलियन का अहंकार थोड़ा चोटिल हो जाता है और वह मार्गोट से पूछता है कि वह क्या खाना पसंद करेगी। वह जूलियन से कहती है कि वह एक असली अमेरिकी चीज़बर्गर खाना चाहेगी। जूलियन को अब चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है और वह उसके चीज़बर्गर को वैसा ही बनाता है जैसा वह चाहती थी, और इसे बनाते समय लोगों के लिए खाना पकाने की उनकी अंतिम इच्छा खुशी के साथ संक्षेप में फिर से प्रकट होती है। जूलियन इसे खाने के बाद मार्गो को संतुष्ट देखकर खुश होता है और उसके ऊपर उसने जूलियन से पूछा कि क्या वह एक उपहार बैग में जाने के लिए चीज़बर्गर के साथ बुर्का ले सकती है। जूलियन उसे जाने की अनुमति देता है।
माँ को रेस्तरां में फंसे लोगों को देखता है और नकली अधिकारी द्वारा लाई गई नाव में अंतिम प्रदर्शन के लिए निकल जाता है। फर्श और टेबल ढके हुए हैं। ग्रैहम पटाखों के टुकड़ों और चॉकलेट सॉस के साथ मार्शमैलो और चॉकलेट से बने एक कोट को प्रत्येक अतिथि पर रखा गया था। जूलियन फिर केंद्र का मंच लेता है और जगह को आग लगा देता है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, हम मार्गोट को कुत्ते पर चीज़बर्गर खाते हुए देखते हैं, जबकि वह हॉथोर्न को आग की लपटों में जलते हुए देखती है।